MCQ नंबर 1 में हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 4 के ऐसे फैक्टर्स के जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस 3x आ जाए तो वो 4 और 1 ही होते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और साथ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ गया 4 और दूसरा आ गया माइनस 1। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, माइनस 4 और 1। अब जो हमारे पास सेकेंड MCQ है उसके अंदर हमें ये इक्वेशन गिवन है और कहा हुआ है कि ये इसकी जो रूट्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी क्या होगी 1/अल्फा। यानी कि वैसे तो हम क्या कहते होते थे कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इक्वेशन की रूट्स हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बीटा क्या है अल्फा का रेसिप्रोकल है यानी कि 1/अल्फा के इक्वल होगा। तो अभी अगर ये रूट्स आ गएंगे तो यहाँ अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, मतलब कि अल्फा डॉट 1/अल्फा यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है, यानी कि 2/p के इक्वल होगा। बेसिकली यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेके देखते हैं, ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये p की हमारे पास आराम से वैल्यू आ गई, जो कि हमें गिवन था कि रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने लेके देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो MCQ नंबर 3 है हमारे पास, उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर उसकी रूट्स क्या होंगी। तो हमें पता है अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया यानी कि रूट्स इक्वल होंगी, लेकिन रूट्स इक्वल तो होंगे यहाँ पे लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दी गई है तो तब हम क्या कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इर्रेशनल है। इक्वल तो इस केस में भी है लेकिन क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को स्पेसिफाई किया गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे इसलिए। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ MCQ है उसके अंदर हमें ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं और इनमें हमें बताना है कि कहाँ x जो है वो y के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। डायरेक्टली जब वेरी कर रहा होता है तो x भी ऊपर होता है और y भी ऊपर होता है। यहाँ पर तो हमें नजर आ रहा है कि ये इनवर्स रिलेशन है। अगर इसे हम 4 को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसी तरह ये जो xy है अगर y को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे 6/y बन जाएगा और फिर इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। x इज इक्वल टू xy है तो ये तो कोई उस तरह का रिलेशन बन ही नहीं रहा, लेकिन ये वाला जो है x इज इक्वल टू 7/16y। तो यहाँ अगर हम ये 7/16 हटा दें और ये इज इक्वल टू का साइन भी हटा दें तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि x जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज y। तो यानी कि ये वाला जो फोर्थ वाली इक्वेशन है इसके अंदर x y के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। नंबर 5 के अंदर हमें ये इक्वेशन दी हुई है 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 और साथ बोला हुआ है कि ये आइडेंटिटी है। तो ये x की किन वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, x की एक वैल्यू के लिए, दो के लिए या सब के लिए। तो ऑफ कोर्स एक इक्वेशन आइडेंटिटी तब ही बन सकती है कि जब वो x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये इक्वेशन अगर आइडेंटिटी है तो इससे ये शर्त पूरी करनी ज़रूरी है कि ये x की सारी वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, यानी कि ये इक्वल ट्रू आ रही हो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसके बाद हमें एक सेट दिया हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a के अंदर, यानी फर्स्ट सेट के अंदर 3 हैं और जो सेकंड सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। तो हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताना है। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने का एक सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। तो यहाँ क्या बन जाएगा नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस 2 की पावर m क्रॉस n यानी कि 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, क्योंकि 2 3s are 6। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर 6
यानी कि 2 की पावर m क्रॉस n जो है वो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने का फार्मूला है, जहां पर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है। तो नंबर 7 के अंदर हमें x मॉड दिया हुआ है। हमें पता है x मॉड किसके इक्वल होता है, x मॉड इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। तो यहाँ से समेशन x की भी वैल्यू दी हुई है और n की भी वैल्यू दी हुई है, और हमें फाइंड क्या करनी है, ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम इसके अंदर इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। x मॉड किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, इज इक्वल टू समेशन x 7 प्लस 9k के इक्वल है, और उसके बाद n इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से ये 70 इज इक्वल टू 7 प्लस 9k आ गया, और फिर यहाँ से k इज इक्वल टू 70 माइनस 7 यानी कि 63/9 विच इज फर्दर इक्वल टू 7। तो k इज इक्वल टू 7 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है इस k की। उसके बाद कोसेकेंट थीटा tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेकेंट थीटा हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है, और साथ tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ से ये sin थीटा कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा 1/cos थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो यानी कि कोसेकेंट थीटा tan थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। सबसे पहले तो हमें ये नजर आ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये वाला पोर्शन है इसे x का नाम दे देते हैं और इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मेरी थोड़ी डायग्राम गलत हुई है लेकिन हाइपोटेन्यूज ये 5 है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ x है, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 60। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, और फिर उसके बाद जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 3। लेकिन ये अब जो x इज इक्वल टू 3 है, ये तो इतनी सी लेंथ आई है हमारे पास, इतनी सी लेंथ आई है, लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो x है, इस इतना ही x जितनी ही लाइन लेंथ जो है वो यहाँ भी बचती है। तो यानी कि यहाँ पर जो लेंथ बाकी है वो भी x के इक्वल होगी। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये जो कॉर्ड ए बी नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम, तो इस ए बी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 2x के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो x था तो यहाँ तक भी x ही होगा। और ये हमारे पास एक ऐसा थ्योरम भी था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब ये जब 2x हो गई है तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसकी लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास 10th MCQ है उसके अंदर बोला हुआ है कि एक ऐसी लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन। अब यहाँ मतलब ये जो है, ये आपका जो टेंजेंट्स वाला चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एक सीकेंट की और एक टेंजेंट की। तो सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है कि जो एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, और दूसरी टेंजेंट जो होती है वो एक पॉइंट पे ही टच करती है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है उसके अंदर पूछा हुआ है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर। तो वो सिंपली क्या होते हैं कि जैसे अगर हम यूँ देख लें तो ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए हमने, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQ उसके अंदर पूछा हुआ है कि अगर ट्राइंगल की साइड्स ये तो वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट ट्राइंगल, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो उसके लिए हम इन साइड्स के स्क्वायर का सम करके देखते हैं। ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस 15 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 289। अब यहाँ इनको सम करें तो ये भी 289 बनता है, इज इक्वल टू 289। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया, यानी कि ये बन जाएगा राइट ट्राइंगल। और अगर मतलब ये इन दोनों का सम जो है वो लेस देन थर्ड साइड आ जाता तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाता, और अगर ग्रेटर देन थर्ड साइड आ जाता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाता। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट MCQ है उसके अंदर ये फंक्शन टाइप का दिया हुआ है हमारे पास, मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है, उसका हमें बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो ये A की इमेज बनती हुई हमें नज़र आ रही है, B की बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन C की कोई भी इमेज नहीं बन रही है रेंज के अंदर। तो जब C की यानी कि डोमेन का एक एलिमेंट ऐसे ही खाली है तो हम उसे कहते हैं कि ये फंक्शन है ही नहीं।